में एक टर्म आती है मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर के साथ में हम एक टर्म और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ reacting species, the number of reacting species कोई आयन भी हो सकता है किसी रिएक्शन में, एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज की हम बात कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज taking part in elementary chemical reaction which must collide simultaneously is known as molecularity. Means the number of reacting species, ions, atoms और molecules, कुछ भी reacting species है, the number of reacting species taking part in elementary chemical reaction which must collide simultaneously is known as molecularity. Means कोई भी एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्हीं का नंबर है, वह क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी। एलिमेंट्री, यहाँ पे दो टर्म्स हमने यूज़ की, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन एंड कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है। जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट ए है और उससे प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि वह वन स्टेप रिएक्शन मीन्स कि इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हो रहा है, वन स्टेप में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? तो जब मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो हम उन रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं जो कि वन स्टेप होती है, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन के अलावा एक दूसरे टाइप की रिएक्शंस और होती हैं जो कि होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि इसी सेम रिएक्शन की मैं बात करूं कि ए से प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन होना है, तो वह सिंगल स्टेप में ना होके मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे कि पहले ए से कोई इंटरमीडिएट सी बना, देन सी से डी बना और फिर एट लास्ट डी से बी बना। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? प्रोडक्ट तो हमें बी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस मिल रही है, एक कलेक्शन मिल रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन का। यानी कि ए से सी बना, यह वन स्टेप रिएक्शन है, इसको मैं ए से सी बना, इसको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकती हूँ क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में ए से सी का फॉर्मेशन हो रहा है, देन सी से डी का हो रहा है और देन डी से बी का हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है वह क्या कहलाता है? वह होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी की सिग्निफिकेंस नहीं होती है। इसलिए जो भी वन स्टेप रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उन्हीं में हम मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं। साइमल्टेनियसली, यानी कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका इफेक्टिव कोलिजन कितना हो पा रहा है, इसके बेसिस पे ही इन रिएक्शंस के सब पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने कोई एक रिएक्टेंट लिया A, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है B और C। क्लियर? तो कोई रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है, एक मोल है, वह टूटकर प्रोडक्ट बना रहा है। ये जनरली देखा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में। किस में देखा जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, एक मोल इन्वॉल्व है, तो यहाँ हम इन रिएक्शंस को कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2O। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 1 मोल ऑफ NH4NO2 है, वह डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है? N2 + 2H2O। तो यह एग्जाम्पल किसका है? यूनिमॉलिक्यूलर का। इस रिएक्शन की क्या टाइप है? यूनिमॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलरिटी की हमने बात की, तो वह क्या हुआ? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हमने देखा ये रिएक्शन जो वन स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, इसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन में, उनका नंबर ही क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ NH4NO2 इन्वॉल्व था, उसका डिकम्पोज हुआ N2 और H2O में। तो यहाँ हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी लिखेंगे? 1। और जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। नेक्स्ट, सपोज अब मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, A और A'। 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब इन 2 रिएक्टेंट्स की आपस में रिएक्शन होके कोई भी एक प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है B। क्लियर? तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड होंगे, कॉलिजन होगा, टकराव होगा और इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इन 2 मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्शन हो रही है, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व होने के बाद ही प्रोडक्ट B का फॉर्मेशन हो पा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ 2HI, जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन जब करवाया जाता है तो वह देता है H2 + I2। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वह इन्वॉल्व हो रहे हैं H2 और I2 के फॉर्मेशन के लिए। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर। क्लियर? सिमिलरली अगर 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों तब क्या होगा? सपोज ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें 2 मोल NO के और 1 मोल ऑक्सीजन का इन्वॉल्व है, जो कि NO2 के 2 मोल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 1 मोल ऑक्सीजन का इन्वॉल्व है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम कितनी लिखते हैं? 3। तो इसे हम कहते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर। ट्राइमॉलिक्यूलर टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी कि 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व होने पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है सिंगल स्टेप में, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब आगे बात करते हैं। जनरली ये देखने को मिलता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है वह या तो 3 होती है या फिर लेस देन 3 होती है। लेस देन 3 मीन्स किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है या उससे कम ही होगी।
क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वह जब उनका जब नंबर बढ़ने लगेगा तो उनके बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बैठ पाएगा कॉलिजन्स के लिए। मैक्सिमम 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होने तक तो वह इफेक्टिव कॉलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी ज़्यादा हो रही है 3 से तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा मॉलिक्यूल्स का, और एक हमें जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वह नहीं मिल पाएगा। सेकेंड हम बात देखते हैं कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, कैन नॉट बी ज़ीरो मीन्स जो मॉलिक्युलरिटी है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ज़ीरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी है क्या, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ ज़ीरो हो तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किससे होगा? इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी है वह कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। सिमिलरली कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ नहीं हो सकते, और कभी भी यह फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। क्लियर? अब इस पे बेस हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ओके, अब मुझसे पूछा गया कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। तो हम देखते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पे 1H2 और हाफ O2 का इन्वॉल्व है, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1.5, 3/2 मोल्स हमें मिलेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? हमने अभी देखा कि मॉलिक्युलरिटी है वो क्या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो यहाँ हम जब 1 प्लस हाफ करेंगे 3/2 आएगा जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, और मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शनल को हम कन्वर्ट करते हैं, इसे हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 × हाफ O2 एंड गिव्स 2 of H2O। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस, अब ये कितना रह जाएगा 1, तो O2 गिव्स 2H2O। अब हम इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वह कितनी होगी, 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2, तो वह कितना हो जाएगा 2 + 1 = 3। क्लियर? नेक्स्ट कोई दूसरे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, 2H2O2 गिव्स ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो H2O2 है उसके 2 मोल्स हैं वो डिकम्पोज होकर H2O और O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब हम इसकी मॉलिक्युलरिटी लिखेंगे तो वह कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ H2O2, तो यहाँ होगी 2, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो उसके नंबर ऑफ मोल जितने इन्वॉल्व है वही उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। अब तक हमने बात की कि किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर गिवन है तो उससे ओवरऑल रिएक्शन के लिए किस प्रकार से ऑर्डर कैलकुलेट किया जाएगा, किसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से मॉलिक्युलरिटी को कैलकुलेट करते हैं, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वह सब हम पता करते हैं मॉलिक्युलरिटी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि डिफरेंस जो है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में वह क्या है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी।
यहाँ मैं ले लेती हूँ ऑर्डर और यहाँ ले लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वह क्या होता है कि ऑर्डर के लिए हमने क्या पढ़ा कि यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मीन्स एक्सपेरिमेंट से ही जो n की वैल्यू है वह कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्लियर। और सपोज कोई रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, एक केमिकल रिएक्शन हम जनरल यहाँ लेकर चल रहे थे, A + B गिव्स C + D, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं रेट लॉ लिखूंगी, जब रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो वह क्या होगा, A P इन B की पावर Q, और ऑर्डर है वह क्या होगा, N = P + Q। और ये सारी वैल्यूज़ हमें कैसे मिलती हैं, एक्सपेरिमेंटली मिलती हैं, क्लियर। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वह क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलरिटी को क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, थ्योरेटिकल वैल्यू। देखिए कैसे, यही केमिकल रिएक्शन था, अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की बात करनी हो तो मैं क्या लिखूंगी, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू A + B, यानी A मोल ऑफ रिएक्टेंट A एंड B मोल ऑफ रिएक्टेंट B का जो इन्वॉल्व हो रहा है उनका एडिशन ही क्या होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी, क्लियर। अब हमने नेक्स्ट बात क्या की कि जो ये P और Q हैं, P और Q ये जो पावर्स हैं यह क्या होती हैं, जो यहाँ मैं लिख लेती हूँ N है जो कि P + Q हमने लिया है, डू नॉट हैव any relation with stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficient, क्लियर। मीन्स कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वह केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है हमने यहाँ देखा कि जो हमने मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट की वह किस प्रकार की, A + B से, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे। तो हम यहाँ कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी relates with stoichiometric coefficients। मॉलिक्यूलरिटी को रिलेट्स विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन इनको कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि वे फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात आती है, यह था फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड बात आती है कि जो ऑर्डर है वह ऑर्डर कैन बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, कैन बी नेगेटिव, हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा था, कैन बी नेगेटिव और कैन बी फ्रैक्शनल, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वह है ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वह कभी भी ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होगी। सो हम यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी
cannot be, molecularity cannot be 0, negative, negative और फ्रैक्शनल क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। वह क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वह एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री as well as complex reactions, but molecularity is only applicable for elementary reactions मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वह सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल